तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह कुचल के रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं। और उसको भी लगे, परिस्थितियों को भी लगे और आसमान और तारों को भी लगे कि नहीं भैया हिंदुस्तानियों से नहीं टकराना, क्योंकि यहाँ छीनी हथौड़ी वाला भी उठाता है तो पहाड़ चीर देता है। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद कोलकाता के इस खास शो जद कहानी जिंदगी की में। आज के हमारे मेहमान हैं खान सर। जी हां, युवा दिलों की धड़कन, द किंग ऑफ द रिंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। आप कह सकते हैं एक ऐसा शख्स जिसने कई लोग कहना मतलब छोटी बात होगी, करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया अपनी टीचिंग के दम पे। अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हर कोई इनके वीडियोस देख रहा है। वो भी इनके वीडियोस देख रहा है जो उस वीडियो से बहुत अधिक सरोकार नहीं रखता, जिन्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी देना हो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सर की वीडियोस को देख करके अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाए हैं। उनके कई सारे टेस्टिमनीज आप यूट्यूब पे देख सकेंगे। ऐसी शख्सियत से मिलने हम आज आए हैं, तो चलिए सबसे पहले इस शो में स्वागत करेंगे उस महान शख्सियत का, खान सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस शो में। धन्यवाद सर। हम लोग कोलकाता से चल के पटना में आए हैं सर से मिलने के लिए। संवाद कोलकाता वेस्ट बंगाल की चैनल है, जहां पे सर की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक थी कि वहां के लोगों की डिमांड थी कि सर को इस शो में लाया जाए, और आज हम लोग सर के पास हैं। अब चलते हैं सीधे सीधे सवालों के साथ खान सर के पास। हमारा सबसे पहला सवाल सर आपके लिए है, क्या खान सर को यह एहसास था कि वो इतने पॉपुलर हो जाएंगे? नहीं, इसका तो कभी एहसास नहीं था। इवन कि जो खान सर आप नाम देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ने दिया। हम जब पहली बार कोचिंग में गए, कोचिंग फील्ड में, तो मेरे पास केवल 6 लड़के थे, और अगले दिन वो 650 हो गए, फिर 150, 200, कभी 1000 पहुंच गए, पता ही नहीं चला। लोग हमसे पूछते थे कि नाम क्या है, तो हम नाम नहीं बताते थे, ऐसे टीचर बोल देते थे, इंडियन टीचर बोल दो। तो उन लोगों ने ऐसे नाम दिया, तो उन लोगों ने खान सर सुझाया, तो मतलब बहुत से लोगों ने ऐसे धीरे धीरे खान सर हो गए, और हमको कभी ये नहीं पता चला था कि कभी हम यहाँ तक आ जाएंगे। क्या बात है सर, आपकी स्माइल बहुत ही शानदार है सर। आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि बच्चे जो हैं आज आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे चाहते हैं कि आपके उस जिंदगी को जाने जो जिंदगी आज वो जी रहे हैं। आपका स्कूल लाइफ कैसा था सर? स्कूल लाइफ में हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतने, मतलब स्कूल में हम पीछे से टॉप करते थे, मतलब आप समझ ही रहे होंगे वहाँ पे। बट हम ये बात आपकी बहुत लोगों को रिलेट कर पा रही होगी। हाँ, हम बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन कि देखिए, हम जो भी पढ़ते थे, मतलब किसी ऐसी चीज़ में हम उलझ के रह जाते थे उसको समझने के लिए, बाकी मेन चीज़ों को छोड़ देते थे। लेकिन हम रियलाइज़ किए थे जब हम क्लास 8 पास किए, तो थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो हमको पढ़ने का शौक था। इवन आज भी हम ये देखते हैं कि लड़कों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कुछ ऐसे टीचर थे ना हम लोग के साथ में कि जो इतना दबाव में बना के रखते थे कि डर लगता था पढ़ने के लिए। हम कभी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आता था, याद कर लेते थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रह जाता था। 9th में जब आए तो अपने दोस्तों से डिस्कस करने लगे, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। तो हमको एक फील हुआ कि जो ये मेरे दोस्त जो बता रहे हैं ना, ये टीचर से तो अच्छा यही बता रहे हैं। तो हमको ये एहसास हुआ कि इंडियन टीचिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है कि स्टूडेंट टीचर को अपना दोस्त नहीं समझ रहा है। तो 9th में हमको ना वो वाली फीलिंग आई। उसके बाद कुछ ऐसे टीचर मिले जो दोस्त की तरह में, फिर तो पढ़ाई से प्यार हो गया, फिर तो मतलब पूछिए ही नहीं। क्या बात है। तो स्कूल लाइफ में आप बिल्कुल पढ़ाई करने में बहुत ही मेहनती भी थे और आपको मज़ा भी आने लगा था। शरारत के मामले में कैसा था आपका स्कूल लाइफ? शरारत मामले में भी बहुत थे हम लोग। ऐसा नहीं, हम बचपन में सारे लड़के शरारत करते हैं, और यही उम्र ही है शरारत करने का बचपन में। पढ़ाई भी जरूरी है, शरारत भी जरूरी है। कभी आम तोड़ना, कभी कुछ बदमाशी तो चलती रहती थी स्कूल वगैरह में, सजा भी मिलती थी उसके लिए। क्या बात है, ये बातें बिल्कुल बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे खुद से कि कहीं ना कहीं जब आप इस लेवल पे हैं तो वो लोग भी एक सपना लेंगे कि मुझे भी आने वाले समय में खान सर बनना है। कॉलेज लाइफ कैसी थी सर आपकी? कॉलेज लाइफ नॉर्मल ही थी, बहुत वर्सटाइल, बहुत बड़ा नहीं था। बट क्या था कि हम लोग कॉलेज लाइफ में या उससे पहले हर तरह की एक्टिविटीज़ में रहते थे। हमारा एम था, जो शुरू से एम था कि हमें फौज में जाना है। उसी हिसाब से हम बचपन से ही अपने आप को तैयार कर रहे थे, और फौज के हिसाब से। और उसके बाद जब हमने इंटर पास किया तो एनडीए दिए, फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू, एनसीसी स्कीम, बहुत सारी स्कीम थे। बट मेरा हाथ टेढ़ा हो जाने की वजह से थोड़ा सा हम उधर मतलब नहीं जा पाए, मेडिकल अनफिट होने की वजह से यहाँ पे। और उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में आदमी अब सीरियसली पढ़ाई करने लगा। जो भी मतलब बदमाशी की है वो 9th से पहले, उसके बाद तो थोड़ा आदमी सीरियस हो गया।
क्या बात है। आपने जो अभी बताया कि आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो आप फौज में नहीं जा पाए, हमें लगता है ये जो भी हुआ था शायद अच्छा हुआ था, नहीं तो खान सर शायद नहीं मिल पाते इस देश को। ये स्टूडेंट का भी कहना है कि सर अगर आपका हाथ टेढ़ा नहीं होता तो फिर हम लोग को आप नहीं मिले रहते। लेकिन एक होता है इंसान की ख्वाहिश, मतलब अपनी एक जिंदगी का मकसद। हमने लाइफ में फौज के आगे कुछ सोचा ही नहीं। क्या बात है। मेरे लिए सब कुछ वही था। आज भी अगर देखेंगे तो हमको हर एक हथियार, बंदूक, तोप, टैंक, हर चीज के बारे में एकदम, कभी कभी तो वीडियोज में बताते रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं नीचे से, अरे सर दुश्मन भी देख रहा है। हम कहते टेंशन मतलब चाइनीज है, उनका सामान ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो हमारी ख्वाहिश तो फौज में ही थी। बाद में जब फौज नहीं हुआ तो फिर अब दूसरे जगह हम देखे ही नहीं, तो फिर दूसरी जगह मन ही नहीं लग सकता हमारा। तो फिर एक यही ऐसा फील्ड था जहाँ टीचिंग, जहाँ हम दूसरे के सपनों को साकार कर सकते थे। मेरा अपना नहीं हुआ तो फिर कम से कम दूसरों के काम आ सके। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज वो जो लाइफ थी कि फौज में चले जाते, उससे बहुत ही बेहतरीन जिंदगी आपकी है। और सबसे बड़ी बात, इस वजह से आप कई सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं सर। अच्छा एक बात बताना कि आप आज शिक्षक हो, क्या बचपन में कभी एक ख्याल भी आया था कि आप आने वाले समय में एक शिक्षक? कभी ख्याल नहीं आया था, लेकिन जब हम अपने कुछ टीचर्स को देखते थे जिनके डर से हम सवाल नहीं पूछ पाते थे, तो एक मन में सवाल जरूर आता था कि अगर हम टीचर बनेंगे, अगर हम बनेंगे तो स्टूडेंट्स को इतना फ्रेंडली माहौल देंगे, इतना फ्रेंडली कि मतलब वो अपने दोस्त से पूछने के बजाय हमसे आके पूछेगा, अरे सर बता ना दीजिए ये वाला चीज़। और आज भी हम जब जाते हैं पढ़ाने के लिए तो स्टेज पे चढ़ने से पहले मेरे अंदर यही भावना रहती है कि एक भी लड़के के अंदर डाउट रह गया, अगर उसके अंदर डाउट है इसका मतलब हमारे में कमी है। उसके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको तो मेरे एप्लीकेशन वगैरह पे सब लेके 13 लाख लड़के पढ़ते हैं। हम वही सोचते हैं कि अगर 13 लाख लड़कों में अगर 1% को भी डाउट हुआ तो हम तो समझा ही नहीं पाएंगे उनको थोड़ा भी। तो इस तरह से एकदम नीचे से लेके एकदम ऊपर तक के बच्चों को समझा। अब पढ़ाने के वक्त में तो हम यही चीज़ ध्यान रखते हैं कि एक मजदूर भी है ना, जो मजदूरी करके आया ना, उसको भी क्वांटम फिजिक्स समझ में आए। क्या बात है। सीरियसली आपके वीडियो से ये लगता भी है, और नो डाउट आपकी वीडियोस को हर कोई देख रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर कोई देख रहे हैं एंड दे आर लर्निंग, उससे बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं वो। सर एक बात बताना कि हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी फेल होता है। आपके जीवन में कोई ऐसी असफलता रही है, और अगर आप असफल हुए तो क्या किया था आपने, उसे कैसे हैंडल किया? देखिए सबके जीवन में असफलता आती है। असफलता और परेशानियों को आना इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और उसको हम पार करके निकल जाए, ये आर्ट ऑफ आवर लाइफ। हम तो कभी कभी जैसे जब हम लोग तैयारी करते थे इंटर में, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय जेई मेंस और एडवांस का सिस्टम नहीं था, AIEEE और IIT हुआ करती थी। हम लोग एक एग्जाम में तो हम सोए रह गए थे। मतलब उस दिन एग्जाम था मेरा, हम सोए रह गए थे। अब इससे लापरवाही क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन हुआ। अब गार्जियन भी तो क्या सोचेंगे कि कैसा लड़का है यहाँ पे। फिर हमने एग्जाम के टाइम पे सोए रह गया। तो ऐसा नहीं कि कोई लड़का अगर पढ़ने में कमज़ोर है या फिर थोड़ा लापरवाही है, लेकिन अगर उसको हमेशा उसको लापरवाही को आदत बना देगा तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकती है। आपकी पुरानी आदतें आपको नई मंजिल तक नहीं ले जा सकती हैं। इसलिए इंसान को अगर ठोकर लगता है तो वो उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर दोबारा उसी पत्थर से ठोकर लगता है तो ये केवल और केवल उसी की गलती है। तो उसको सुधारते रहना चाहिए इंसान को, और आखिरी क्षण तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। लेकिन यहाँ पे एक वाक्य अभी घटित हुआ है, ये रिसेंट की घटना है। आप गीता फोगाट की सिस्टर हैं रितिका फोगाट, उन्होंने सुसाइड किया एंड जस्ट बिकॉज कि एक पॉइंट से वो मैच हार गई। मतलब दिस वाज रियली मतलब ये दिल तोड़ने वाली घटना थी। इस पे आप क्या कहें? देखिए जो सुसाइड वाला मैटर, हम मतलब ये एक देश को हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी अजीब हो जाता है। आप चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत जी को देखिए, वो युवाओं के लिए रोल मॉडल थे। या फिर गुजरात में वो लड़की थी आयशा, उसको देखिए। या फिर आयशा की वीडियो को जब आप देखेंगे तो कितने मतलब खुश होकर के अपनी वीडियोस बना रही थी। लोग लाइफ को इस तरह से, ऐसा नहीं है कि जिंदगी वहाँ के बाद खत्म हो जाती। कभी कभी ना होता क्या है कि इंसान जिंदगी से घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। गुच्छे की कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है और टर्निंग पॉइंट हो जाता है। इवन मेरा तो जिंदगी में एक ही सपना ही रहा था, NDA का। जब वहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं हुए, आर्मी में नहीं जा पाए, वहाँ मेडिकल में जब देखे कि मेरा हाथ 21 डिग्री घुमा हुआ है, हम बड़ा फ्रस्ट्रेट हुए थे। तो हमारे एक कर्नल साहब थे जो NCC में थे, वो हमको बहुत मानते थे, क्योंकि उनको मेरा लगन देखते थे फौज में हथियारों के प्रति, तो बड़ा खुश थे। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा टेंशन नहीं ले, अब्दुल कलाम भी यहाँ से छट के गए, वो इससे ज़्यादा आगे कर सके। तो भगवान हमें अगर कभी तकलीफ देता है ना,
तो समझिए कि भगवान हमसे बहुत ज्यादा कुछ उससे अच्छा कराना ले जा रहा है। हो सकता है जो फोगाट जो किया बहुत गलत हो सकता, वो आगे के मैच में वो इंडिया को लीड कर सकती थी। और भारत का हर व्यक्ति अपने आप में उसके अंदर बजरंगबली इतनी शक्ति है, बस कमी है तो एक जामवंत की, वो उसकी शक्ति को बता दे, फिर देखिए ये देश को हिला सकता है। भारत का युवा, कोई जानता था कि बस में टिकट काटने वाला व्यक्ति रजनीकांत बनेगा, वेटर की नौकरी करने वाला अक्षय कुमार बनेगा? कोई नहीं जानता था ना। जिसको खाने को पैसा नहीं था, जिस व्यक्ति को, आज वो अडानी कंपनी का मालिक है। जो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था, कोई पैनासोनिक की कंपनी खड़ा कर दिया। टांगा चलाने वाला आज MDH कंपनी खड़ा कर दिया। तो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। धनुष अगर कितना भी अगर पीछे जा रहा है तो मतलब समझिए वो तीर को बहुत आगे ले जाने वाला है। बहुत बड़ी बात कही आपने। युवाओं को एक संदेश है कि युवा सुसाइड ना करे लाइफ में, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए। ये सच में दिल तोड़ने वाली बात है। अभी जब आप बातें बता रहे थे तो मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब सुन रहा था तो लग रहा था कितना दर्द है आपकी आवाज़ में इस चीज़ को लेकर के। लाइफ में कभी कभी बड़ा मोड़ लेता है। हम जब पटना आए थे तो हमारे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। इवन कि हम एक मकान में रहने गए ना तो उन्होंने मकान दिया, बाद में जब हमने आधार कार्ड दिया तो उन्होंने हमारा मकान खाली कर दिया, कहने कि हम मुस्लिम को नहीं देते। फिर हम एक मुस्लिम के पास गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ ऐसा कोई जाति उति का लफड़ा तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू को नहीं देते। हम कहे यार ये दोनों ठीक नहीं है सब, ये दोनों ठीक नहीं है सब। हमको शुरुआत में लगा था कि ये आदमी गलत है, बाद में लगा कि नहीं, हर जगह पे कुछ गलत लोग हैं। तो हम एक ऐसे आदमी साहब के पास, सिन्हा जी हैं वो, आज भी हम उन्हीं के मकान में रहते हैं। केवल उनके इतनी इंसानियत को देख के उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं हम इंसान को देते हैं, आप इंसान है ना, बस हम उन्हें देते हैं। लेकिन बाद में हर इंसान के पास ठोकर लगते हैं। हम जब पढ़ाने गए तो लोग यहाँ पे 1.5 साल पढ़ाने के बाद, 1.5 साल हम एक कोचिंग में पढ़ाए थे, 1.5 साल, और उन्होंने हमको मेरे पास पैसे नहीं दिए उनका। हमने कोई बात नहीं, बच्चों की तो सेवा की है। फिर हम एक दूसरे कोचिंग में गए, फिर वहाँ पर हमने हमारे पास पढ़ाने से फुर्सत नहीं था तो हम उन्हीं को कहते थे देखो जितनी फ़ी आती है बच्चों की मिनिमम फ़ी रखिए, जो पैसे आते हैं इससे एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा, दिल लगा के पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम पैसे इसका इकट्ठा करते हैं, हम उनको दे देंगे। लास्टली उन्होंने पैसे लूट लिए और हमारे जेब में केवल 40 रुपये छोड़ा था उन लोगों ने। और पटना से घर लौटने का मेरा किराया 90 रुपया था। हम घर केवल नहीं जा पाए क्योंकि मेरे जेब में केवल 40 रुपये थे। हम गंगा घाट में, NIT घाट है ना वहाँ बैठ के हम टेंशन में थे वहाँ पे। अब जब हम सोचे कि अब क्या करें यहाँ पे, इतना तक कोई किस तरह इतना क्यों गिर सकता है। हम वापस जब गए तो रूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था, मकान वगैरह। तो हम खटखटाए तो वहाँ से निकले, कहें कि आप क्या हो गया है सर आपको, ये कितना टाइम को आ रहे हैं, टाइम देखिए। तो हमें लगा 10 बज रहा होगा, हम टाइम देखे तो रात का 2 बज रहा था। फ्रस्ट्रेशन में उस समय हमको लगा कि नहीं हमें कोई रोक रहा है। और ये समस्याएं आज बहुत लोगों के साथ है। तभी हमने प्रण लिया था कि आज इसके बाद जब हम कोचिंग चलाएंगे, कोई लड़का मेरे कोचिंग से फीस के गरीबी की वजह से नहीं जा सकता है। आज भी वो हैंडीकैप हो, गरीब हो, मेरे यहाँ पढ़ेगा फ्री। बहुत से लड़के दिन में वेटर का काम करते हैं, रात में कभी कभी बड़े बड़े होटल्स में वहाँ काम करते हैं, मेरे यहाँ आके पढ़ते हैं। बहुत लड़के कहीं जॉब करते हैं, कोई मॉल में काम करता है, यहाँ पढ़ता है, मेरे यहाँ आके पढ़ता है। और उसको हम ज़्यादा प्रीफर देते हैं बल्कि उनसे जिनके पास बहुत ज़्यादा संपन्न है। वो ऐसा नहीं कि जो संपन्न है उनसे हमें कोई एलर्जी है, लेकिन हाँ जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास खान सर है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है सर। जब यहाँ आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनली सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ सवाल भेजे थे। उसमें ये भी था कि खान सर से पूछिएगा कि क्या वहाँ पे गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को कम पैसे में पढ़ाया जाता है। ये मैसेज उनके लिए होगा। उन बच्चों को पता चलना चाहिए कि हाँ खान सर के पास हर कोई आ सकता है, खान सर हर किसी के हैं। सर अगला सवाल कि नो डाउट जिस तरीके से आपने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को बनाया है, खान सर बनना मुश्किल तो है, लेकिन क्या अगर कोई खान सर बनना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? देखिए दुनिया में हर इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई किसी को पता था जिस व्यक्ति को पढ़ने स्कूल में नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर रखा गया, स्कूल का पानी पीने नहीं दिया, वह व्यक्ति इस देश का संविधान रच के चला जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। तो परिस्थितियां सबके साथ एक जैसे होती है। कभी किसी की पानी में गिरने से मौत नहीं होती है, मौत उसकी होती है जिसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां सबके साथ होती है। जब बारिश होती है तो बाज बादलों को चीर के ऊपर चला जाता है, वो बारिश से नहीं घबराता है। पानी में अगर आप अंडा को डालेंगे तो उबल के वो हार्ड हो जाता है, आलू को डालेंगे तो अपने आप को पिघला के नरम कर लेता है, लेकिन चाय पत्ती डालेंगे तो पानी को बदल देता है। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह कुचल के रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं। और उसको भी लगे, परिस्थितियों को भी लगे और आसमान और तारों को भी लगे कि नहीं भैया हिंदुस्तानियों से नहीं टकराना, क्योंकि यहाँ छीनी हथौड़ी वाला भी उठाता है तो पहाड़ चीर देता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात सर। यहाँ पे जब बात युवाओं की हो रही है तो एक बात पूछना लाजमी बनता है कि आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है देश के सामने। देश के कर्णधार
कुछ कर नहीं पा रहे उस लेवल से बेरोजगारी को कम करने के लिए या इसे किसी भी तरीके से समाप्त करने के लिए, आपके नज़र में कोई ऐसा उपाय जो बेरोजगारी को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है? देखिए, बेरोजगारी एक छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कई लेवल पे सुधारना है। जैसे जिसको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, उसके पास कोई प्रॉपर, अभी मान के चलिए किसी व्यक्ति को करना है कि हमें टाटा कंपनी में जॉब करना है, तो टाटा ज्यादातर वो मैकेनिकल में दिया। हाँ, अलग बात है कि उसका टीसीएस भी है टाटा की हर सेक्टर्स में, लेकिन ज्यादातर उसने मैकेनिकल सेक्टर में जाता है। तो उसके पास अगर मान के चलिए वो बीटेक नहीं किया हुआ है, या फिर कोई बहुत बड़ा डिप्लोमा नहीं किया, तो कोई कॉलेज या कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे उसको उस लेवल की ट्रेनिंग दी जा सके, जहां पे वो डायरेक्ट रिक्रूट कर सके, नहीं है उसके पास। उसको खुद बेचारे को जाके किसी के हेल्पर बन के धीरे धीरे सीख, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन चाइना में क्या, आपको ड्राइंग बनाना है ना, तो उसके पास प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है ड्राइंग की। आप वहां ड्राइंग बनाइए, एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनिए, और उसके बाद आप जाके सेटल हो सकते हैं। यहाँ आप ड्राइंग बनाइए, लोग गाली देंगे मोहल्ले का, क्या कर रहा है तुम, पोस्टर साटेगा है, नहीं ना। वहाँ पे तो उसने बेहतरीन ढंग के उसको ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पर हम लोग के यहाँ कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, हमें खुद लड़खड़ा के सीखना रहता है लड़कों को। वो तो लड़के इतना ठोकर खा जाते हैं कि ठोकर भी शर्मा जाता है, कहता है आप कितना ठोकर देंगे इसको, कहीं ना कहीं सेटल करा ही देते हैं इसको। तो ये जो समस्या, इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सोचिए, अगर लड़के को हम लोग 8-8 मिलियन ट्वीट करना पड़ता है रोजगार देने के लिए, उसमें भी कोई मीडिया रिस्पांस नहीं करती है, तो हमको अजीब सा लगता है। मीडिया को देखते तो तब हमको थोड़ा सा बिलीव भी होता है कि तो मेन स्ट्रीम को कि भैया इनका जो 142वां रैंकिंग है ना, इनके ये डिजर्व, इसके लिए वो डिजर्व करते हैं वहाँ पे। तो जब तक आप मुद्दों को नहीं उठाएंगे तब तक नहीं होगा। और हर सेक्टर की जॉब की देखिए, हमारे देश की समस्या क्या है कि जो लोग कहते हैं कि जनसंख्या समस्या है, ठीक है, वो जनसंख्या तब तक ही समस्या रहती है जब तक वो भीड़ है। लेकिन जिस दिन आप उसे संसाधन में बदल देंगे, वो कभी समस्या नहीं रहेगी। आपके घर पे अगर हम 200 ट्रक दे देंगे तो आप सर कहेंगे कि मेरे यहाँ 200 ट्रक आ गए, आप कहाँ रखेंगे? आप तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो संसाधन है, कल से आप लाखों कमाने लगेंगे। तो हमारे देश की 140 करोड़ जो जनसंख्या, इसे आप आदमी बना के रखें चुपचाप घर बैठने के, उन्हें स्किल दीजिए और उसको जब डेवलप देखिए कितना। आज विदेशों में वर्किंग की कितनी जरूरत होती है, यूरोप में, यहाँ पे आप वेल ट्रेंड देके वहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखिए कि भाई अगर यूरोप में किसी को जरूरत पड़ती है तो आपके भारत सरकार अप्लाई करें यहाँ पर, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से भेजिए उनको। आप केवल क्यों ये सोच रहे हैं कि हम भारत में ही रखेंगे उसको? कोई बेहतरीन तरीका है? नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है सर। मतलब आपने बेरोजगारी को लेकर के जो बात कही है, कहीं ना कहीं अगर प्रयास किए जाए तो इसे कम जरूर किया जा हो सकता है सर। आपका अगर होटल है ना, आपका होटल अगर जोमेटो पे लिस्टेड कर देते हैं तो आपका रात 12 बजे तक खाना खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद जोमेटो पे या स्विगी पे खाना नहीं मिलता है। लेकिन एक बेरोजगारों के लिए कोई है जोमेटो की तरह कि हम बेरोजगार हैं, वहां अपना कर दे कि भैया हम ऑनलाइन है, अभी बेरोजगार है, किसी को जरूरत है तो यहाँ से ले जाओ? नहीं ना है, नहीं है यहाँ पर। क्या इस तरह का एक कोई पोर्टल नहीं होना चाहिए जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज होना चाहिए? जोमेटो आप पटना में खोलेंगे तो क्या दिल्ली का खुलेगा? नहीं ना, यहीं कर लेगा, यहीं कर लेगा। उसी तरह से एक नेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं, कि हम इस सेक्टर के, हम बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, हम स्टूडेंट हैं, वेटर हैं, ये हैं, आप वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दीजिए, उस एरिया का दिखाएगा, वहां से जिसको जरूरत होगा वह हायर करेगा। एक पारदर्शिता भी रहेगी, कोई इसमें कोई ब्लैक वाला काम भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सी बात है सर। जैसा हम देख पाते हैं कि आप कहीं ना कहीं जनरल कॉम्पिटिशन्स के बच्चों को टारगेट करके जो अपनी वीडियोस बनाते हैं या क्लासेस देते हैं, तो वो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पे बहुत ही अधिक फोकस्ड होते हैं। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके के स्किल की डिमांड है, उस तरीके के स्किल की जो ट्रेनिंग है वो शायद नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में आप देखिए, जो हम लोग का सेक्टर है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब को नकार देते हैं। अगर गवर्नमेंट कह दे कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, लड़का वो भी छोड़ देगा पढ़ना। आप उसको कह के रखे ना कि तुम ये सिलेबस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ के आओगे, तो हम तुमको, आपने उसको उम्मीद दे रखा है, उम्मीद देंगे तो करेगा ही करेगा। वहां पे क्यों नहीं कर? आप जब मना कर दिए कि हम कल से एसएससी नहीं रखेंगे, तो आप सबसे पहले एसएससी में जो अधिकारी बैठे हैं, जो एसएससी के चीफ हैं, उनको हटा दीजिए। लड़के भी नहीं मांगेंगे हमें, आप उनको बैठा के मिठाई खिलाइएगा, एसी में रूम रहेगा उनका, लड़का यहाँ पे धूप में चिल्लाएगा हमारा रिजल्ट दो। ऐसा नहीं हो सकता है। जो लड़के प्राइवेट में जाना था जाते, कोई रोकता तो नहीं है उन्हें। नहीं, लड़के क्या कहते हैं कि हमको घर से उठा के नौकरी दीजिए? नहीं, लड़का कहता है कि प्रॉपर आप पारदर्शिता लाइए कि आपकी कितनी सीटें खाली हैं। सीट खाली रहने से बेरोजगारी तो बढ़ती है, करप्शन भी बढ़ता है। एक व्यक्ति के ऊपर 4 आदमी का बोझ डालेंगे, काम करेगा? नहीं कर सकता है ना, तो करप्शन भी बढ़ेगा और लेट होगा। और जब कोई चीज लेट होती है तो लोग पैसा निकालते हैं जेब से, लो ना 500 मेरा करा दो पहले, और वहीं से रिश्वत चालू होती है। तो हर चीज अगर प्रॉपर रहेगा तो कोई क्यों रिश्वत देगा? आपका आधार कार्ड 2 दिन में सही हो जाएगा, आप रिश्वत देंगे? नहीं। लेकिन वहां 10 आदमी की जरूरत है, 1 आदमी काम कर रहा है, आपको इमरजेंसी में जरूरत है, आप पैसा देते हैं, वो आगे उसका लत बढ़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताइए सर कि ये जो सरकार
ये पारदर्शिता नहीं ला पा रही है, वो रिजल्ट की बात हो या वैकेंसीज की बात हो, तो क्या सच में सरकार असक्षम है या फिर वो लाना नहीं चाह रही? सीरियस किसी चीज को लीजिएगा तो कोई चीज असक्षम नहीं हो सकती है। किस देखिए गवर्नमेंट किस चीज पर सीरियस है ये चीज को डिपेंड किया जाता है। गवर्नमेंट सीरियस थी डोकालाम को लेके, गवर्नमेंट सीरियस थी गलवान घाटी को लेके, क्या हटाया कि नहीं? चाइना हट गया। तो क्या चाइना को सुधारने से ज्यादा मुश्किल आपको एसएससी और रेलवे को सुधारना लगता है? गजब बात है। आप सीरियस किस चीज को लेते हैं? सीरियस लेंगे हर चीज हो जाएगा। आप सीरियस ही नहीं, 8 मिलियन ट्वीट के बाद नेशनल मीडिया पे खबर नहीं बनती है। ये बड़ा ही दुखद है अगर सही मायने में देखा जाए तो। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो जन सरोकार की नहीं होती है, फिर भी प्रधानमंत्री तक ट्वीट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, बट यूथ के जो आवाज़ उठी थी उसे नहीं कर पाए। खैर, बिहार की अगर बात करें तो बिहार अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदल रहा है। इस विकास को आप किस तरीके से देखते हैं, या ये और किस कदर विकास कर सकता है? बिहार में कई तरह की समस्या है। एक नेचुरल समस्या, जैसे एक और बाढ़ देख लीजिए, कहीं सूखा देख लीजिए। तब एक ही बिहार ऐसा नहीं है बहुत बड़ा राज्य है, एरिया वाइज नॉर्मल मीडियम साइज का, तो एक और सूखा है, एक और भयानक बाढ़ है। दूसरा, यहाँ लचर व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि एक चीज यहाँ समस्या क्या है कि बिहार में लोग आवाज नहीं उठा पाते। मुखिया गलत कर रहा है, दिख रहा है गलत कर रहा है, गलत है, ये बिहार की समस्या नहीं, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया की, वो आवाज ही नहीं उठा पाता। ये गलत है, मतलब गलत है। सरकारी स्कूल में टीचर हैं, स्वेटर बीन रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपका स्वेटर बीनने के लिए घर है, चले जाइए वहाँ पे। सही बात। ये गलत चीज है ना। सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है, और फिर उसकी दहाड़ को सब लोग सुनेंगे वहां पर, चाहे वो कहीं का भी हो। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके लिए टीचरों के प्रति को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और बिहार में क्या है कि थोड़ा सा गरीबी या फिर जो बेरोजगारी की समस्या, यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, तो शिक्षा उचित न मिलने की वजह से यहाँ लोग आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। जाइएगा थाना में तो झाड़ के भगा देगा। कोई पढ़े लिखे को थोड़ा कह दे, एफआईआर नहीं लिखेंगे। सही बात है। उनको वहीं पे बताएगा कि आप किस लिए बैठे हैं। सही बात है। जब बिहार देश और बेरोजगारी की बात हो रही है तो एक सवाल उठना लाजमी है कि अभी जिस तरीके से लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए गए कोरोना के नाम पे, और अभी शायद आगे भी लगाने की बात चल रही है, कुछ शहरों में लग भी गए हैं, इस लॉकडाउन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये जायज़ है या फिर कोई और उपाय हो सकता था? कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के पीछे हम लोग की लापरवाही भी मायने रखी। अब लोगों को ऐसा फील होने लगा है कि नहीं, कोरोना से हम जीत गए। इवन कि हम लोग अगर मास्क को प्रॉपरली फॉलो किए रहते, जो गाइडलाइंस है, हम लोग की भी गलती, इसको आप भी देखते होंगे कि अब ट्रेनों वगैरह में आप देखिए नॉर्मल लोग समझने लगे, जबकि गवर्नमेंट अभी भी ट्रेन को रोक के रखी है, सब कुछ चालू करके ट्रेन को रोक के रखी ताकि दूर दूर से लोग की कनेक्टिविटी थोड़ी धीमी हो जाए। अगर हम लापरवाही नहीं करते तो अब तक हम लोग कोरोना पे जीत चुके रहते। एक ये गलती। चाइना ने क्या किया, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कराया रूल को। अब वहाँ फॉलो कराना ईजी भी है, कम्युनिस्ट देश है, नहीं फॉलो नहीं कीजिएगा तो कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। तो एक ये है। दूसरा, लॉकडाउन के पीछे समस्या ये है कि जॉब्स जो जाने लगे थे ना, ये एक बहुत दुखद घटना थी। इसको, और ये अचानक हुआ था कि कोई ना गवर्नमेंट प्लान कर पाई ना कोई कॉर्पोरेट प्लान कर पाई, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अब अपने पटरी पर आ रही है। लॉकडाउन में नो डाउट बहुतों के जॉब गए, और ऐसे ऐसे लोग भी सर हमसे मिले हैं जिनकी सैलरी लगभग 3 लाख रुपए मंथली थी और अचानक से जीरो पे आ गए थे। वैसे लोगों के बारे में कुछ राय आपकी, मतलब क्या अभी वो करे? मतलब चीज़ें तो सब कुछ लगभग समाप्ति के कगार पे, बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है, लॉकडाउन के बाद का जो लाइफ है बिल्कुल बदल चुका है, उन लोगों के लिए क्या सलाह है? देखिए, हम सबको एक ही बात कहना चाहते हैं कि जिंदगी में आप रुकिए मत। रुक गए तो ये आप समझिए कि वो जिंदगी का अंत होता है। लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है, और कितना भी बेहतरीन संगमरमर ले आके रख दीजिए उस पर काई लग जाएगी। तो रुकना नहीं चाहिए। हम अपनी एक बात बताएं, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था और हमको लग गया कि नहीं अब लॉकडाउन होने वाला है, तो हम उस दिन से लड़कों का क्लास यूट्यूब पर लेना चालू कर दिए, और मार्च में लिए, अप्रैल में लिए, लेते गए यहाँ पे। और देखे कि मेरा सारा चीज़ तो पटना में रह गया था, हम तो गाँव पे रह गए थे। तो अब हम क्या करें? वहाँ पे लॉकडाउन में तो आ भी नहीं सकते थे। अप्रैल मई का लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट था जैसे लगता था कि हम बॉर्डर के एलओसी पे बैठे हुए हैं। तो हम ट्रक के ड्राइवर से कहें कि भैया हमको लेते चलो तुम पटना, तो ट्रक ड्राइवर के खलासी को हम अपने घर रोक दिए। उसका हम कंडक्टर बन के आए थे ट्रक के ड्राइवर को, और रास्ते में थक गया तो हम चला के आए थे कि भाई तो हाँ, और अपने क्लास में आके बोर्ड, माइक, कैमरा, ये सब चीज़ उठा के ले गए, लोड किए, और वहाँ से कंटिन्यू चलाते रह गए। तो ऐसे भी हमने लॉकडाउन में बहुत से लोगों को देखा। एक आदमी को हमने यूट्यूब पे देखे थे, नाम नहीं याद हमें, उन्हें, दिल्ली में थे, वो होटल में मैनेजर के पोस्ट पे थे। लॉकडाउन के बाद जब जॉब चला गया तो वो एक बड़े से जगह पे आके अपना एक फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का छोटा सा खोल लिया, मतलब स्ट्रीट पर ही खोल लिया, और अच्छा से मतलब वो थोड़ा सा रन करने लगे थे।
तो किसी भी इंसान को कहते हैं रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते ना तो चलिए, रेंगिए, कुछ भी कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चलते रहिए, आपके रुकने से एक देश रुक जाता है। ट्रेन के किसी एक बोगी से चैन पुलिंग होती है, रोक पूरा ट्रेन देता है। हम भारत रूपी ट्रेन की एक बोगी है, हमारा चैन पुलिंग होगा, देश रुकेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। अब आगे एक और सवाल है सर आपके लिए कि जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई थी, मतलब नो डाउट ये लॉकडाउन को अगर हम सही मायने में देखें आपके लिए, तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, इसे आपने अवसर में बदला। लोगों को भी यही चाहिए कि परेशानियां आए, परिस्थितियां बुरी हो जाए, तो वैसी स्थितियों में वो कहीं ना कहीं रास्ता तलाशे। आपने रास्ता तलाशा और आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने भी एक रास्ता तलाशा। उस दरमियान जब आप वीडियोस बना रहे थे तो नो डाउट पहली ही वीडियो तो वायरल नहीं हुई होगी। जब पहली वीडियो वायरल हुई आपकी, जब पता चला आपको कि वीडियो इतनी वायरल हो गई, उस वक्त आपको कैसा लगा और आप उस वक्त कर क्या रहे? हमको काफ़ी खुशी फील हुई थी जब वायरल हुआ था। तो देखिए होता क्या था, जब हम वीडियोस बनाते थे तो क्लासरूम में मेरे पास हर एक चीज़ें रहती थी, वेल कैमरा रहता था और पढ़ाने के लिए हर चीज़ के इंस्ट्रूमेंट रहते थे, एलईडी पैनल था, जो चीज़ हम चाहे दिखा सकते थे। लॉकडाउन अचानक लगा ना, तो हम घर गए, मेरे पास कुछ नहीं था, हमारे पास लाइट तक नहीं थी, हम आगे टॉर्च जला के वीडियो बनाते थे। और हमारा जो चैनल चालू हुआ था 2019 में हुआ था और 8 वीडियो हमने बस 2019 में बनाए थे। कुछ लोगों ने, जैसे हम सरस्वती पूजा बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, अब चाहे वो शिवरात्रि हो तो बहुत अच्छा से हम भी मनाते हैं, तो कुछ लोगों को इस बात पर एतराज़ था। तो 2019 में ना लोगों ने हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया, उड़ा दिया मेरा कोचिंग, ब्लास्ट, हाँ बम धड़ाधड़ बम लगने लगा। और जब हम ये बात यूट्यूब पर आके बताए तो लोगों ने हमें धमकी दिया कि आप अपना यूट्यूब से वो बम्बार्डमेंट वाला वीडियो हटाइए, वरना आप समझिएगा। हमें अपने चैनल से यूट्यूब के वीडियो हटाना पड़ा 2019 में। और उन्होंने कहा कि आपको हम दोबारा यूट्यूब पे नहीं देखना चाहते, हम कोई वीडियो नहीं बनाए। जब लॉकडाउन में घर चले गए तो हम कहे नहीं, अब कुछ भी हो जाएगा, आपको बनाना ही है। तब बनाते गए धीरे धीरे, और यहाँ पे मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट पटना में ही रह गए थे पढ़ाने वाले। तो हम बताएं आपको ट्रक से लेके आए यहाँ पे, फिर जब पढ़ाना चालू किया तो जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं सेम उसी तरह यूट्यूब पे भी बताते हैं। आप देखे होंगे हमारी भाषा में कोई प्रोफेशनल वाला वो चीज़ नहीं रहता। एक बिहारी जो भाषा होती है, जो गांव की भाषा होती है, बस उसी पे बोल देते हैं। लोगों को पसंद इतना आया कि लोग देखने लगे, इंडिया से क्या बाहर से भी लोग देखने लगे। लैंग्वेज को लेकर के तो नो डाउट लोग आपसे बहुत ही अधिक कनेक्ट हुए। जो भाषा आपने इस्तेमाल करा है, मतलब लोगों के दिल को छू गया। मुझे लगा कि ये अपनी भाषा है एंड दे गॉट कनेक्टेड। हम सबको यही कहते हैं कि भाषा कभी मायने नहीं रखता है, कभी मायने नहीं। इस चीज़ का रियलाइज चाइना को हुआ 1980 के दशक में। उसने कहा कि हमारी देश के युवाओं को अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखने में इतना टाइम लग जा रहा है कि वो अपना एनर्जी का 80% इधर ही झोंक देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इंग्लिश को गोली मारो, जिसको पढ़ना है पढ़े, ऐसा नहीं है इंग्लिश कंपलसरी ही रहेगा, करना ही करना है तुम्हें वहाँ पे। आप देखेंगे अब उसके बाद से उसने जो ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया, वहाँ पर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा। और आज के वक्त में चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो क्या वो डेवलप नहीं है? तो क्या बिहार के लोग को बिहारी, भोजपुरी या फिर जो भी भाषा, हम कहते हैं भाषा मीठी होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, भाषा में अश्लीलता, रूडपन नहीं होना चाहिए। बाकी हर भाषा सही है, लोग उससे समझ जाएंगे और अच्छे से समझिए। लोगों को बहुत हाई फाई लेवल में मत समझिए, हर व्यक्ति समझता है, अपनी गाँव की भाषा में समझाइए। बिल्कुल सी बात है सर, यही आपको यूनिक बनाता है, यही चीज़ है जो आपको औरों से अलग ला के खड़ा कर देता है। अब कुछ ऐसे सवाल हैं सर जो बच्चों के आए हैं। अभी तक हमारे सवाल थे, अब बच्चों के कुछ सवाल हैं, हम चाहते हैं कि उसके जवाब आप बिल्कुल दें। आप तो बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत है, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? किसी व्यक्ति की प्रेरणा का हमको लगता है कोई एक स्रोत नहीं होगा। हर जगह उसको अलग अलग प्रेरणा स्रोत है। जब हमारे जीवन में कभी कभी दुख आने लगता है ना, जैसे देखिए हमारा सपना था अनाथ आश्रम बनाना, ये हमारे पैसे लूट के मेरे जेब में जब 40 रुपये छोड़े गए थे ना, उस समय ऐसा लगा था जैसे टूट जाएंगे। हमको उस वक्त भी याद आता है कि हम कर्ण का जीवन, जो महाभारत में कर्ण का जीवन देखिए, क्या दुनिया में कोई उससे ज़्यादा दुख सहा है? जो उम्र में वो माँ के गोद से लिपट के दूध पीने की उम्र थी, उसे गंगा में दहा दिया गया। सूत पुत्र कहलाता रहा, कवच कुंडल तक उतार लिया गया। मृत सैया पे जब आखिरी वक्त भी लेटा था तो उससे भी भगवान ने सोने की दांत तोड़ के मंगवा लिया। जीवन कोई उससे जो बड़ा दुख सहा है, नहीं सह सकता। तो वहाँ थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि भाई जब यहाँ तक होने के बाद, उस समय भगवान साक्षात पृथ्वी पर थे, उनके समय जब ऐसा हो सकता था तो क्यों नहीं। तभी हमें लगा कि नहीं, आज भी तो लोग कर्ण दुख देहला है तो उसको लोग श्रद्धा से नाम लेते हैं। सही बात, आज भी लोग उसे, बिल्कुल कर्ण हारा नहीं हराया गया है, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए। जिस रथ पर तीनों लोक के मालिक बैठे हो, उस रथ को अगर कर्ण अपने बाण से 2 कदम पीछे ढकेल देता है तो उसे आप योद्धा नहीं कहें, बहुत मान। तो कभी अब्दुल कलाम
साहब रहे, स्वामी विवेकानंद, ये 3 लोग मेरे जीवन के लिए एकदम प्रेरणा स्रोत। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के लिए, APJ अब्दुल कलाम, दुख परिस्थिति आती है तो आज भी हम सुबह उठते उठते वो गीता वाला कर्ण की वो चीज़ें बहुत सुनते हैं, बहुत प्रेरणा देती है हमें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लोगों तक एक मैसेज पहुंच रहा होगा कि आप किसी को भी अपना प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई इंसान मौजूद हो तभी वो आपके लाइफ में एक प्रेरणा स्रोत का काम कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है। नो डाउट, एक बहुत बड़ी बात कही सर आपने। एक सवाल है बच्चों का कि आपके ऊपर मीम्स बनते हैं बहुत सारा, और बहुत सारे मीम्स के चैनल्स बन चुके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स बना के अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं लोग। खैर ये अलग बात है। बात ये है कि जब वो मीम्स आप तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? मीम्स देख के हमको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है। मतलब कुछ लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल मीम्स ही देखे थे, और जब मीम्स देखने के बाद वो मेरे ओरिजिनल चैनल पे आते तो कहते अरे ये तो सर है, पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो जिन लोगों ने केवल मीम्स देखा उन्हें लगता है कि मतलब हम कोई कॉमेडी करते हैं। बट आप खुद से जरा सोचिए, एक बच्चे को 3 घंटा पढ़ाना है, 3 घंटा अगर आप उससे सीरियसली पढ़ाते रहेंगे वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। 1-2 घंटे की मूवी में इमोशंस होते हैं, गाने होते हैं, कॉमेडी होता है, सब तब ना वो पढ़ता है। तो बच्चों को भी हम 3 घंटा पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो जोड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, वो छोटा छोटा उठा लेते हैं। हम कहते हैं चलो भाई पढ़ा, जिस बहाने, बट उस बहाने लोग पहुंचते हैं आपके मेन चैनल पे और पढ़ते भी हैं लोग। पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ते। और कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। उन लोग को भी कहते हैं कि उल्टा सीधा फोटो लगा देते हैं। ये सब एक बात हमको बहुत तकलीफ हुआ खुद से कि एक व्यक्ति ने वीडियो में कुछ बनाया था और ऊपर लिख दिया था कि खान सर ने बोला है कि सीता जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा। हम कभी नहीं बोल सकते ऐसा, कभी नहीं बोल सकते। बट वो लोग केवल इसलिए करते हैं कि लोग इन्हें देखें। मतलब उन्हें लगता है कि खान सर कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा कभी हम नहीं बोल सकते। सही बात। जगत जननी माँ सीता के ऊपर कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं तो ये थोड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल बात है। खैर नो डाउट अच्छाइयाँ इतनी है कि जो कुछ भी बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है वो छिपी जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। खैर एक सवाल है एक बच्चे का, उसने पूछा है कि मतलब बड़ा ही स्ट्रेस दे करके उसने पूछा, ये जरूर पूछेगा सर, CBSE के हैं ये, इन्होंने लिखा है कि CBSE वाले लड़कियों से सर को इतना प्रॉब्लम क्यों है भाई? देखिए हम खुद CBSE बोर्ड से पढ़े थे शुरू में, ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है। इन द सेंस हम जब फाइनली डिसाइड कर दिए कि हमें टीचिंग फील्ड में आना है तो हम यही सोचे थे कि हमें गरीब से गरीब लड़के को पढ़ाना है। मतलब मेरा वही टारगेट रखता है, कोई रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, गरीब किसान का लड़का हो, उसी तरह से पढ़े। मेरे लड़के जो पढ़ने आते हैं, जब सीट नहीं मिलता है ना, आप क्लासरूम में देखिएगा तो सीमेंट का जो बोरा होता है या जो बोरा लेके आते हैं वो लड़के अपने साथ लेके आते हैं। उन्हें पता है कि बैठ जाएंगे। एक लड़का हमसे आके कहा कि सर हमसे एक रिक्वेस्ट है, कि बोलो बहू। तो क्या सर हमको हाफ पैंट पहनने के आने की परमिशन दे दीजिए। हम क्या क्यों? सर बैठने का नीचे जगह नहीं मिलता है, बोरा लेके आते हैं, जीन्स पे बैठ नहीं पाते। अब क्योंकि क्लास में लड़कियां भी रहती हैं, हम हाफ पैंट पहन के नहीं बोल सकते। लेकिन ये जुनून एक गांव के लड़के किसान में ही हो सकता है। बिल्कुल। और ये अगर CBSE वालों को नीचे बैठा देते हैं ना तो वो कहते हैं हम नीचे बैठेंगे यहाँ पे। तो हम यही कहते हैं कि भाई इनको पढ़ा, तो थोड़ा सा उनका हम भी मजाक बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेरे क्लास में पढ़ता है उसको भी पता है कि ये सर केवल मजाक के लिए करते हैं। और देखिए जो ये लड़के होते हैं ना, गरीब के लड़के या फिर किसान के या हिंदी मीडियम वाले लड़के, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। सीढ़ी पे लड़के बाहर बैठ के पढ़ लेते हैं, जगह नहीं रहता है क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं। बट उनको थोड़ा सा पढ़े हैं बढ़िया, भाई हम इलीट क्लास के हैं तो भाई हमारे पास कोई इलीट क्लास नहीं चलेगा। हमारे यहाँ आप आए हैं तो आप केवल भारत माँ की संतान हैं, हम सबके लिए हैं। और जिसका कोई नहीं है उसे भी हम आज कहते हैं, जिस विद्यार्थी को कोई नहीं पूछता है आज मेरे पास, उसको हम अपनी कुर्सी पे बैठा देंगे। अगर पैसा नहीं भी है ना तो हम तो कहते हैं कि पैसे से तो मेरे यहाँ कोई लौट ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं है वो पढ़ाई उसको पूरी तरह पढ़ाया जाए। और ऐसा नहीं कि CBSE वालों से कोई एलर्जी है, बस ऐसे थोड़ा सा मजाक के लिए 3 घंटे के क्लास में कुछ मजाक में बोल दिया आदमी तो उसी को निकाल लेता है। फाइनली आप बोलते हैं सर बच्चों को कि मतलब ये क्लास में हमारे बच्चे नहीं बैठे होते, माँ बाप के सपने बैठे होते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी, सच में इसने दिल को छुआ। बट द थिंग इज़ दैट कि जितने भी बच्चे आज आपकी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कहीं और भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सच है कि सबकी नौकरी नहीं लगेगी। तो ऐसी स्थितियों में आज के दौर में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कमाई के कुछ और भी रास्ते ढूंढते, स्किल डेवलपमेंट के जरिए वो अपनी इंग्लिश थोड़ी ठीक कर लिए, थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग बोलना ठीक कर लिए, या सेल्स में चले गए। मतलब ये सारी चीज़ें जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं? पढ़ाई में 2 स्टेज होता है, एक शुरुआती पढ़ाई का
ऐसा नहीं कि हमारी पढ़ाई 1 साल में खत्म हो गई तो कंपटीशन 1 साल में खत्म हो जाएगा। पढ़ाई 1 साल में खत्म हो जाती है, उसके बाद लड़कों को रिवाइज करना रहता है, उस चीज़ को और टेस्ट के द्वारा इंप्रूव करना रहता है। तो जब लड़का पढ़ाई वाले स्टेज में ना अभी अभी जस्ट आया है तो उसको ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर घर की स्थिति ठीक है तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो होम ट्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। हम लोग भी होम ट्यूशन ही पढ़ाए थे, अपने जॉनर की चीजें, हाँ, जो अपने रिलेटेड उसमें हल्का देख लेना चाहिए। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद वो पार्ट टाइम सोचे और उसके बचे हुए टाइम में वो अपना रिवाइज करते रहे। लड़कों के साथ समस्या क्या है, उन्हें 24 घंटा बहुत छोटा लगता है, क्योंकि वो इसे कभी भी एक प्लान तरीके से यूटिलाइज ही नहीं करते हैं ना। वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब मोबाइल पे मैसेज आया, यूट्यूब देखा, वहाँ पे कोई व्हाट्सअप पे आया, वहाँ से वो यूट्यूब पे घुसा, फेसबुक पे घुसा, आधा घंटा उधर ही रह गया। उसको एक फिक्स रहना चाहिए कि हमारे लिए जो 2 तरह के काम है जो जरूरी हम पहले उसे निपटा दें, उसके बाद जो बचता है फ्री एकदम बेस्ट तरीके से उसे हम इंजॉय करें यहाँ पर। तो लड़कों को ये वेल प्लान लेके चलना चाहिए। और जो लड़के कहते हैं ना मेरा सपना है लाइफ में, हम जो कुछ करते हैं ना, आज तक हमने एक ही सपना देखा था, फौज में जाने का, वो सपना टूट गया, नहीं जा पाए। आज के बाद मेरे जिंदगी में कोई सपना ही नहीं है, मेरा एक प्लान है। जैसे हमें विद्यार्थियों को पढ़ा के सफल बनाना है, ये मेरा सपना नहीं है, मेरा प्लान है। हमें देश का तकदीर बदलना है, जहां तक हमसे हो सके आखिरी सांस तक हम इस देश को करके जाएंगे, ये मेरा प्लान है। नो, सपना नहीं है। सपना जल्दी, सपने को लोग एंजॉय करने लगते हैं, प्लान जो होता है आपके ऊपर बैठा रहता है, ये करना है। तो ये हमको सारे स्टूडेंट को कहते हैं, जिसे आप कहते हैं ना सपना है, उसे प्लान में बदलिए, प्लान में। मैक्सिमम लोग यही फेल होते हैं, लोग सपने बड़े देखते हैं बट उसको प्लानिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और कुछ लोग तो प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं। इस सारे लोगों को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ असेसिनेट कर सकता है। जैसे मान के चलिए हमने कोई प्लान बनाया कि 1 साल बाद हमको ये हो जाना है, तो उस 1 साल का जो टारगेट है उसका कुछ हिस्सा एक हर वीक का भी होना चाहिए कि इस वीक में ये काम इतना हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट या सेकंड वीक में अगर वो टारगेट नहीं पूरा हो पाता है, चुपचाप लिख लीजिए हम सक्सेस नहीं होने वाले। क्योंकि इतनी भयानक भीड़ है, समय के पास इतना समय ही नहीं कि आपको दोबारा समय देने जाएगा। वो ये बड़ी बात है, वो समय नहीं देगा आपको दोबारा। बिल्कुल सी बात है। इस जगह पे मैं चाहूंगा कि एक और सवाल मेंशन किया जाए। अभी अगर सही मायने में देखा जाए तो 8वीं 9वीं 10वीं 11 12th के जो बच्चे हैं वो लव बर्ड बन के घूम रहे हैं पार्क्स में, सिनेमा हॉल में, और उन्हें लगता है कि यही रॉयलिटी है, मतलब मजा आ रहा है, यही जीवन है। इन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आप? एक तो ये हम लोग का जब एज था तो उस समय मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं थे, ये सब काफ़ी टफ हुआ करता था। हम लोग के वक्त में जब ये लव वगैरह वाला था तो हम लोग जब छोटे थे लोग तो हम लोग के सर बोलते थे यार ये तो यूपीएससी से भी टफ है। लेकिन अब के लड़कों को देखते तो उनको नहीं लगता। तो हम लोग का एक दौर अलग था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, आप कहीं जाके बात नहीं कर सकते थे कहीं। आजकल तो बहुत ज़्यादा छूट हो गया है, तो इसमें थोड़े से लड़के बिगड़ रहे हैं। हर चीज़ का एक एज होता है। लड़का जो 10th में है, जिसके पिताजी अगर पैसा देना बंद कर दें तो वो 1 कप चाय नहीं पी सकता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम्हें तारों की दुनिया में ले जाएंगे। अरे तुमको वो टेम्पू में नहीं बैठा पाएगा अपने पैसा से, और लड़की भी उसको सच मान लेती है। अरे तो मरो तुम लोग यहाँ पर। अगर जिस दिन अपनी रॉयलिटी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सी बात है सर। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, और जितनी भी बातें आपने कही सच में लोगों को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी है। आपके ऐसे भी जो भी वीडियोस आते हैं वो लोगों को बहुत ही प्रेरित करते हैं, और ये वीडियो कोलकाता में लोगों के बीच जाने वाली है टेलीविजन चैनल पे, तो नो डाउट वहाँ के लोगों को प्रेरित करेंगी। वहाँ के लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो नो डाउट आपकी इस वीडियो को पाकर बहुत खुश होंगे। हम चाहेंगे कि फाइनली अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस देशवासियों को तो सर अंत में क्लोज। सबको, हम कलकत्ता वाले लोग को तो कई लोगों से मिले, उनकी भाषा बड़ी मीठी होती है। एक चीज़ उनमें सब बहुत अच्छा लगता है, उन्हें जो प्राप्त है वो उनके लिए पर्याप्त है। ये वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बाकी देशवासियों से सबसे यही कहना चाहेंगे कि भाई आप इस देश हमारे कंधों पे चल रहा है, एक भी रुकेगा तो देश लड़खड़ा जाएगा, इसलिए रुकना नहीं है। इस देश को जहाँ से है, आप बढ़ई हैं, लोहार हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इस देश की सेवा करते रहिए, निरंतर करते रहिए। आप ही से देश बनता है। हम यही चाहेंगे कि हमारा देश वही सोने की चिड़िया हो सके। अभी की तरह ऐसा ना हो कि हमारा देश बेवकूफ़ों का कबूतर खाना बन जाए, सोने की चिड़िया वापस हम उसे पा सके। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। चैनल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है सर आपके लिए।
तो आज के जद कहानी जिंदगी की के एपिसोड में इतना ही। आज हमारे साथ थे खान सर। अगले किसी और एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हम मिलेंगे और फिर होगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए शुभ विदा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।